नमस्कार सभी को मेरा। कैसे हैं आप लोग? मैं चाहूँगी आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो कल जो मैंने आप लोगों को प्रश्न भेजा हुआ था वो सब लोगों ने सुना। आप लोगों के कमेंट्स मुझे इतने अच्छे लगे कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे अभी दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार करना चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स और कुछ लोगों का मेरे को स्पेशल अलग से भी कमेंट्स आया कि आप हमें डेली एक-एक प्रश्न बना के भेजें। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को एक और प्रश्न भेजना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्न और तैयार करा है। ये प्रश्न मैंने खुद तैयार करा है, किसी की हेल्प मैंने नहीं ले रखी है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे पूरे प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप उसको शेयर करेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का मेरा प्रश्न है MSD 10 से ही है। एक प्रश्न मैंने आप लोगों को MSD 10 का इकाई नंबर 1 से एक जो कल प्रश्न भेजा था वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया है, वो आपके कमेंट से मुझे पता चला। अब आप देखो, इसी का इकाई नंबर 1 का जो मैं दूसरा प्रश्न आपको भेज रही हूँ यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं चाहूँगी मैं आपको जो प्रश्न भेज रही हूँ आप उसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सुनेंगे और उस प्रश्न को सुन के खुद लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं, ये प्रश्न है आपका, प्रेमचंद के स्त्री संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप देखेंगे, प्रेमचंद का लेखन सन 1900 ईस्वी के आसपास से शुरू हुआ और 1936 तक अबोध गति से चलता रहा। इस समय भारतीय समाज में स्त्रियों और दलितों के लिए दोहरी गुलामी का समय था। प्रेमचंद स्त्री की शिक्षा को बहुत जरूरी मानते थे। अब देखिए आप लोग, प्रेमचंद जब दहेज के प्रसंग में लिख रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि हमें तो इसका एक ही इलाज नज़र आता है कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता अपने आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाए। जैसे कि युवकों के विषय में हम जानते हैं कि जो युवक होते हैं वो समाज में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए प्रेमचंद जी ये बोलना चाहते हैं कि जो युवतियां हैं यानी जो लड़कियां हैं उनको भी हमें युवकों की तरह क्या करना चाहिए, युवकों की तरह उन पर भी हमें विश्वास रखना चाहिए। युवकों के विषय में उनके पदभ्रष्ट हो जाने की परवाह नहीं करते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार हमें स्त्रियों पर भी विश्वास करना चाहिए। अब देखिए दूसरा, प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि स्त्री और पुरुष का भेद प्राकृतिक से अधिक सांस्कृतिक है। दुनिया में पुरुष को कहने और करने दोनों का अधिकार प्राप्त, स्त्रियों को ही बंदीजन की तरह रहना पड़ता है। प्रेमचंद ने स्त्री संबंधी दृष्टिकोण में ये दर्शाया कि स्त्री शिक्षा पर लेख लिखा था उन्होंने, स्त्री के अधिकार की बात की थी। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होना चाहिए, पिता की संपत्ति पर पुत्रों और पुत्रियों का समान अधिकार होना चाहिए। विधवा विवाह पर उन्होंने प्रश्न उठाया था और विधवाओं के प्रति समझ और सहृदयता का परिचय। प्रेमचंद के द्वारा स्त्री संबंधी दृष्टिकोण को नाटकों और उपन्यासों के जरिए अलग अलग शीर्षक के नाम से दर्शाया गया है और स्त्री की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है जो इस प्रकार है। स्त्री शिक्षा को दर्शाते हुए प्रेमचंद ने अपने एक अन्य लेख कुमारी शिक्षा का आदर्श में लिखा है कि मुश्किल तो यह है कि पुरुषों ने महिलाओं को इतना सताया कि अब वे माताएं और गृहिणी न बनकर अपनी आर्थिक स्वाधीनता को प्राप्त करने पर तुली हुई हैं। उनका मानना है कि अगर पुरुष बच्चे पालना और भोजन बनाना नहीं जानते तो स्त्री क्यों सीखे। प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा थी कि लड़कियों को जीवन के तमाम अधिकार मिलने चाहिए। फरवरी 1931 में प्रेमचंद ने अपने एक लेख नारी जाति के अधिकार में उन्होंने लिखा कि पुरुषों ने नारी जाति के स्वत्वों का अपहरण करना शुरू किया, लेकिन राष्ट्रीयता और सद्बुद्धि की जो लहर इस समय आई हुई है वह इन सभी भेदों को मिटा दे। स्त्री के विषय में अपने समय में ऐसी बेजोड़ समझ रखने वाले प्रेमचंद ने जुलाई 1933 में एक टिप्पणी लिखी, अभागिन विधवा।
इसमें उन्होंने अपना प्राण देने को उद्यत बाल विधवा का कथन उद्धत किया। वह कहती हैं, मैं बाल विधवा हूँ, मैं ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, तुम लोग मुझे क्यों तंग करते हो, मुझे मर जाने दो। अक्टूबर 1933 में लिखी टिप्पणी विधवाओं के गुजारे का बिल में साफ-साफ लिखते हैं, हिंदू समाज के पतन का मुख्य कारण अगर जाति भेद है, तो विधवाओं की दुर्दशा भी उसका एक खास सबब है। प्रेमचंद्र का दृढ़ विश्वास था कि भारतीय स्त्रियां दोहरे और तिहरी गुलामी का शिकार हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि स्त्रियों को औपनिवेशिक सत्ता के साथ-साथ पितृसत्ता से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। वे स्त्री शिक्षा के घनघोर पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षित और कामकाजी स्त्रियां वास्तविक सामाजिक बदलाव उपस्थित करेंगे। वे स्त्री और पुरुष के बीच किए जाने वाले प्रत्येक भेदभाव के विरुद्ध थे। ये आप लोगों का जो मैंने प्रश्न तैयार करा हुआ है ये पूरा हो चुका है। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ के इसका अनुग्रह करेंगे, इसको लिखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग सबसे पहले मुझे अपने कमेंट्स लिखेंगे। जब आप लोगों का कमेंट्स मेरे पास आएगा तो मैं अगले वाले यूनिट से आप लोगों को फिर और प्रश्नों की तैयारियाँ कराऊंगी और आप लोगों को भेजूंगी। धन्यवाद।